नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। इस चर्चा में स्टूडियो में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अरूप रॉय चौधरी। अरूप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, पॉलिसी के मामलों में लगातार लिखते पढ़ते बोलते रहे। अरूप, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। हेलो अतुल। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मेरे साथी विकास हैं, विकास जांगड़ा। विकास, जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जी। और साथ में हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रही हैं सीनियर जर्नलिस्ट। आप लोगों ने उनको एनडीटीवी पर देखा है काफ़ी समय तक, लंबे अरसे तक, कादम्बिनी शर्मा। कादम्बिनी, बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। छोटी छोटी जानकारियां मैं आप लोगों को दे दूं। हमारा जो कि ई वेस्ट से जुड़ा एनएल सेना प्रोजेक्ट है, हम बार बार कह रहे हैं कि इसको टॉप अप करने में, इसको पूरा करने में आप हमारी मदद करें। इसका पहला हिस्सा जारी हो चुका है, आ चुका है। एक बड़े पैमाने पर वो ई वेस्ट जो कि आजकल हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी को प्रभावित करता है, लगातार ई वेस्ट का कचरा हमारे आसपास बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इस तरह से डेवलप हो रही है या आगे बढ़ रही है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को, उसमें लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, इसके अलावा टीवी है, फ्रिज है, कुछ भी चीज़ें आप देख लें तो आपके अगल बगल की ज़िंदगी में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बहुत बड़ी संख्या है, और ये एक बड़ा कचरा पैदा कर रहा है जिसके निपटारे की व्यवस्था करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटारे का जो पूरा तंत्र है, उसमें एक बड़े भ्रष्टाचार का, एक बड़े करप्शन का खुलासा हमारी नज़र में आया है। बड़ी जानकारी हमारे सामने आई है। ये पूरी सीरीज़ एक लंबी सीरीज़ होने वाली है। इसे हमने अपने एनएल सेना प्रोजेक्ट के जरिए पूरा किया है। इसके दो हिस्से ऑलरेडी पहले से अब आ चुके हैं, बाकी धीरे धीरे आपके सामने आएंगी। तो इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को पूरा करने में हमारी मदद करें। इसके अलावा हवा का हक, यानी फाइट टू ब्रीथ, ये जो हवा की बुनियादी ज़रूरत है, इससे जुड़ा हमारा एक कैंपेन जो पूरे साल भर चलने वाला है, ये जारी है। आपको पता है कैसे दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम शहरों में जो हवा है वो कितनी ख़राब है। उस हवा में सांस लेना दूभर है। छोटे छोटे शहरों में हवा की स्थिति बड़ी ख़राब है। तो हमने इस कैंपेन के ज़रिए ये कोशिश की है कि ये जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, जिन लोगों के ऊपर इस बात की ज़िम्मेदारी है कि आम आदमी को कम से कम साफ़ सुथरी हवा, साफ़ सुथरा पानी, बुनियादी चीज़ें मिल सके, वो इसकी व्यवस्था या इसका जुगाड़ क्यों नहीं कर पाते हैं। साल दर साल हम देखते हैं दिल्ली में 2-3 महीने ऐसे होते हैं जब आप दिल्ली और इसके आसपास के तमाम शहरों में जब आप सांस नहीं ले सकते, आप बच्चों की स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती है। तो ये क्यों होती है? हमारे सामने पॉलिसी जो मेकर हैं, हमारे जो नेता हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्या कर रहे हैं कि ये समस्या बार बार हमारे सामने आ रही है और हमारे पास कोई इलाज नहीं है? तो ये जवाबदेही तय करने के लिए हमारा ये कैंपेन है। आप भी इस कैंपेन से जुड़िए। जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ पर AQI देखिए, आपके AQI सेंटर्स में देखिए आपके शहर की हवा की क्या स्थिति है, हमें टैग करके बताइए। हम भी इसमें शामिल होंगे और आपके शहर की बात को आगे बढ़ाएंगे। पिछले 2-3 दिनों में जो हुआ, एक तो अमेरिका ने अनाउंसमेंट कर दिया, घोषणा कर दी है कि 25% टैरिफ होगा, और एशिया में जितने भी देशों में सबसे ज़्यादा है ये भारत के ऊपर। जैसे बांग्लादेश पे या पाकिस्तान का 19% आपने बताया, ये सब। तो भारत के ऊपर तमाम प्रधानमंत्री के दावों के बावजूद कि इंडियाज़ बेस्ट फ्रेंड, बेटर फ्रेंड, गुड फ्रेंड, और ये सब के बावजूद सबसे ज़्यादा टैरिफ का अनाउंसमेंट हो गया। तो ऐसा लगता है कि वो दोस्ती में कुछ है नहीं ज़्यादा दम। एक दूसरा ये कि पाकिस्तान के साथ जिस तरह से पिछले 2-3-4 महीनों में अमेरिका खड़ा हुआ है, वो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन भारत के और अमेरिका के रिश्तों के नज़रिए से मुझे लगता है होनी चाहिए। उस पर एक बात होनी चाहिए कि पहले जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उस समय जो रवैया अपनाया अमेरिका ने, ये सब तब हुआ जबकि पाकिस्तान का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसामा बिन लादेन से लेके अफ़गानिस्तान और जिहाद और तालिबान और तमाम चीज़ें। एक टाइम पे अमेरिका इस सब का खुद का 9/11 के तमाम मामलों में भुक्तभोगी रहा। वो सारी सुइयाँ जाके पाकिस्तान में टिकती थी। वहाँ से पाकिस्तान यहाँ आया, जबकि जब अमेरिकन राष्ट्रपति पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाकर और उसके साथ लंच कर रहे हैं उसी टाइम पे, जिस टाइम पे ये दावे किए जा रहे थे, 3 महीने पहले की बात है, 4 महीने पहले की बात है, ये फरवरी की बात है, जब हमारे देश के तमाम न्यूज़ चैनल के तमाम एंकर नाच नाच कर ये बता रहे थे कि ये जो चल रहा, ये जो केमिस्ट्री है, इसमें बिजली कड़कती है। हाँ। ट्रंप और मोदी के, तो इसमें तो बिजली कड़क गई है और उसका नुकसान हमारे सामने है। आज ये अनाउंसमेंट कल हुआ कि अब वो
जो पाकिस्तान की ऑयल फील्ड्स है उसमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा अमेरिका, और वहाँ पर ऑयल के एक्सप्लोरेशन और इन सारी चीज़ों पर इन्वेस्ट करेगा, निवेश करेगा। कई लेयर्स हैं इस समस्या में। सबसे पहले तो जो अरूप ने कहा है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। यहाँ कई रिपोर्ट्स जो हमें मिल रही हैं, उसके मुताबिक बात जो अटक रही है वो कृषि पर अटक रही है, डेयरी पर अटक रही है और एमएसएमईज़ को लेकर अटक रही है। समस्या क्या है? अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पर भारत में देखें तो एक हम आंदोलन देख चुके हैं कि किसान किस तरह से आंदोलन चला रहे हैं। उसके बाद जो एक राजनीतिक माहौल बना था, उसमें सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़े थे और काफ़ी किरकिरी हुई थी। ऐसी स्थिति सरकार दोबारा नहीं चाहेगी। लेकिन अगर देखें यहाँ पर कुछ जगहों को छोड़कर, तो लैंड होल्डिंग जो यहाँ पर भारत में है, वो इतने छोटे हैं कि अगर कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर को आप यहाँ पर लाते हैं, उसके लिए दरवाज़ा पूरी तरह से खोलते हैं, तो कहीं न कहीं जो जो ये स्मॉल होल्डिंग्स हैं, जो फैमिली ओन्ड ये बिज़नेसेस हैं या फिर जो खेत हैं, वो एक तरह से बहुत भयानक भविष्य की तरफ देखने लगेंगे। तो सरकार का उसको लेकर कहीं न कहीं चिंता जो है वो लाज़िमी है और ये इसका राजनीतिक फ़ॉल आउट भी होगा और इसका जो आर्थिक फ़ॉल आउट है, वो भी होगा। दूसरी तरफ सरकार जो है, अगर हम ये कहें कि अ, इमीडिएट रिटेलिएशन करना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि 70 के दशक में भी ऐसा नहीं है कि भारत जो है अमेरिका से हमेशा एक राय रखता रहा है या जैसे यूरोप जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट रहा है कि अमेरिका हमारा दोस्त ही है। वैसे भारत का नहीं रहा है। भारत ने हम्म। बहुत ऊंच-नीच इस रिश्ते में देखी है। हम्म। 98 के बाद हम कहेंगे कि रिश्ते बेहतर होने शुरू हुए जी। और जब वो बेहतर होने शुरू हुए तो कम 2 दशक से ज़्यादा लगे हैं इस रिश्ते को इस मुकाम पर पहुँचाने के लिए कि हमारे जो नेता हैं वहाँ पर आराम से जा सकते हैं, वहाँ पर बातचीत हो सकती है, स्टेट लेवल पर बातचीत हो सकती है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। अब आपने बात की जो केमिस्ट्री की बात हम लगातार देखते रहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री है। ये इतनी बार कहा गया कि जो मूल चीज़ उसमें थी, केमिस्ट्री के सामने वो सारी जो ज्योग्राफी थी, जो सारी वहाँ पे कैलकुलेशन थी, वो गायब हो गई। अब मैं इस पर तो एक तो मैं इनकी बात से पूरे सहमत हूँ कि ये जो पाकिस्तान के साथ जो डील इन्होंने वो तो भारत को चिढ़ाने के लिए ही बोला गया है, क्योंकि ये अनलेस कोई नया ऑयल रिजर्व मेरा पाकिस्तान का करंट ऑयल रिजर्व्स है 500 मिलियन बैरल, जब बल्कि भारत का है 4,500 मिलियन बैरल। फिर भी भारत इस डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स, फिर भी हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, रशिया हो ईरान हो सबसे हम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक तो जैसे कंदमनी जी ने कहा कि ये है सिर्फ सो दैट यूएस कैन मेंटेन अ मिलिट्री एंड जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस इन साउथ एशिया। ये जो पाकिस्तान के साथ पूरा रीडेफिनेशन का गेम है, ये वही फेवरेबल डील पाने के लिए इंडिया के साथ आर्म ट्विस्टिंग भी हो सकती है कि एक लिमिट तक इनको पाकिस्तान के साथ बैलेंस किया जाए कि वो हम अपने फेवर की डील कर पाएँ, ट्रेड डील जो अटकी हुई है। एक तो बात हुई पाकिस्तान की, जैसा कि इन्होंने कहा हमारे देश में कोई नहीं चाहता कि इंडिया और पाकिस्तान को इक्वेट किया जाए, इनको हाइफनेट किया जाए, कोई नहीं चाहता। बल्कि अगर आप डेड इकोनॉमी देखना चाहते हो, पाकिस्तान इज़ अ डेड इकोनॉमी, इंडिया इज़ नॉट अ डेड इकोनॉमी। रसिया वाली इशू पे मैं आप लोगों से थोड़ा स्पेसिफिक बात करना चाह रहा हूँ कि रसिया के साथ जो हमारी डील है या जो बायलैटरल रिलेशंस हैं एनर्जी का, पूरा वेस्ट उनके साथ तमाम यूक्रेन के साथ लड़ाई के बावजूद एनर्जी उनसे खरीद रहा है, उस पर कोई रोक नहीं है। तो ये जो अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड है, इसको किस तरह से ये देखते हैं? वेस्ट का डबल स्टैंडर्ड है, क्योंकि रशिया से जो तेल इंडिया आता है, क्रूड ऑयल जो इंडिया आता है, वो रिफाइन होकर कहाँ जाता है? यूरोप ही तो जाता है। इंडिया में उसका यूसेज कम है। मोस्टली रशिया से जो तेल आता है वो रिफाइन होकर यूरोप ही जाता है। और जब से ये 2022 में यूक्रेन रशिया का युद्ध छिड़ी, तब से 2023-2024 तक द वर्ल्ड वॉज ओके विद दिस, यूरोप वॉज वेरी हैप्पी विद दिस अरेंजमेंट कि हम डायरेक्टली नहीं ले रहे तेल, हम इंडिया से रिफाइंड प्रोडक्ट्स हम इंडिया से ले रहे हैं। अब इंडिया वो क्रूड ऑयल तो खरीदता है रशिया से ही है। ट्रम्प का जो ये 2.0 वर्जन है, सेकंड जो आए हैं दोबारा, तो उसके बाद से ये तो बहुत सारी चीज़ों में दिख रहा है कि उनका पॉलिसी लेवल पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। जैसे 2019 में हाउडी मोदी हो रहा है और हमारे यहाँ से नमस्ते ट्रम्प हो रहा है, और उसके बाद अब जो पूरा इक्वेशन जो है वो पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से बैठाया जा रहा है, तो वो
अलग तरीके का प्रेशर क्रिएट करने की टैक्टिक्स तो है, मगर वो जानबूझ हमारे के PM ने जितना डिप्लोमेटिक invest किया चैनल है, जो है वो क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस रिलेशनशिप में जितना इन्वेस्ट किया है, थोड़ा तो एक झटका है। मिसकैलकुलेशन हुआ है यहाँ पर। तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, बहुत गर्मा गर्म बहस हुई, काफ़ी सारे नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे इसमें जिनके जवाब खोजने की कोशिश हो रही थी, वो जवाब अभी तक नहीं है। और इस मामले में ये बहस कई लिहाज से कही जाए तो पार्लियामेंट की ये बहस अधूरी रही। मसलन भारत के कितने फाइटर जेट गिरे अभी भी नहीं पता है। पार्लियामेंट के बाद भी क्या भारत को सैन्य नुकसान हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हुई है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है तो कुछ नुकसान होते हैं दोनों साइड के लिए। मसला ये होता है कि अंतिम रिजल्ट क्या रहा, उस पर बात होती है। फिर भी ये जानना ज़रूरी है, और ये जानना इसलिए ज़रूरी है, ये मैं जो बात कहने जा रहा हूँ एक पूर्व सैन्य अधिकारी के साथ मेरी हुई बातचीत का हिस्सा है, और उसमें बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगा कि ये मुद्दा है। उनका ये कहना था कि ये पहली लड़ाई हुई भारत पाकिस्तान के बीच में या किसी भी दो देश के बीच में जिसमें हमारे पास कोई वॉर हीरो नहीं है। और वॉर हीरो इसलिए नहीं है क्योंकि इस देश की जो सरकार है वो नहीं चाहती कि किसी भी तरह का खबर या कोई भी ऐसी खबर जिससे हमारी छवि को धक्का लगे, जिससे हमको ये लगे कि कमज़ोर हुए या हमारा नुकसान हुआ, और उसको इशू बना सके विपक्षी दल या लोग, कोई भी, वो खबर वो नहीं आने जाए। तो उसने उन खबरों पर पूरी तरह से सेंसर कर दिया। जहाँ तक मेरा सवाल है, इस बार हमने जो बहस देखी है उसमें कई सवाल जो उठाए गए थे विपक्ष की तरफ से, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, या फिर सुप्रिया सुले हो, कई लोगों ने सवाल उठाए, प्रियंका चतुर्वेदी ने, कनिमोई ने, तो उनके डायरेक्ट जवाब नहीं दिए गए। अब इसको अगर आप देखें, आपने जो एक सवाल उठाया है कि किसी एक व्यक्ति का उसमें या एक वॉर हीरो की बात नहीं है। एक चीज तो समझने वाली ये भी है कि ये वॉर जो था बहुत अलग था, और इसको लेकर साफ तौर पर संसद में भी हमने सुना, जो विपक्ष के नेता है उन्होंने एक बात बोली थी, उस पर मैं आती हूँ। लेकिन ये वॉर अलग कैसे था? ये वॉर अलग इसलिए था क्योंकि सीमा नहीं लांघी गई। आपकी सेना ने, आपकी इन्फेंट्री ने सीमा नहीं लांघी। एक शख्स भी जो है लड़ने के लिए उधर नहीं गया, उधर से इधर नहीं आया। यहाँ से जो लड़ाई हुई है मुख्य तौर पर अगर आप देखें तो वो एयर डिफेंस सिस्टम्स, जेट्स, एयरफोर्स के जेट्स हो जो कि लॉन्ग डिस्टेंस फायरिंग कर रहे थे, या फिर आपके जो ड्रोन्स हैं वो ड्रोन्स और मिसाइल्स। बिल्कुल। आप इंफॉर्मेशन को जब आप डिसेमिनेट नहीं करते, जब इंफॉर्मेशन नहीं देते, आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या उससे आपकी खुद की PR खराब हो रही है। बिकॉज अल्टीमेटली जियोपॉलिटिक्स हो या पॉलिटिक्स, इट्स PR। ये कैसे हो गया सिंदूर के बाद कि एक देश, एक मुल्क जो एक इस्लामिक जिहाद का हॉटबेड है, जिसने ओसामा बिन लादेन को छुपा कर रखा था, जिसके चाइना के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, उसका PR आपसे अच्छा कैसे हो गया? कि जो इन्फॉर्मेशन आप, ठीक है, हो सकता है फॉर ऑपरेशनल रीजंस, फॉर सिक्योरिटी रीजंस आप इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रहे हो, बट इन्फॉर्मेशन नहीं देना जब वो क्या आपको भारी पड़ गया इन टर्म्स ऑफ PR? इसमें जो सबसे मतलब दुखी किया मुझे एक चीज़ ने इसमें, इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा, कि बाकी चीज़ें तो अपनी जगह है, सरकार के तर्क अपनी जगह है, विपक्ष के सवाल पूछना अपनी जगह है, मगर मैं जब पुरानी डिबेट्स देख रहा था और जिनका जिक्र हो रहा था, नेहरू का, इंदिरा गांधी का, और 77 साल पुरानी जिन चीज़ों का जिक्र हो रहा था, मतलब मैं उन पढ़ भी रहा था, मैं उनको सुन नहीं रहा, मगर पढ़ भी रहा हूँ, और यहाँ सुन भी रहा हूँ बाकायदा, HD क्वालिटी में सब दिख भी रहा है। लेकिन बहस का स्तर जो है वो इतना नीचे चला गया है कि उस पर क्या ही कहा जाए। वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि संसद में बहस हो रही थी। खासकर जब अमित शाह बोल रहे थे तो वो इस तरीके से बोल रहे कि CRPF ने तो ठोक दिया, तो वो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सदन की भाषा है या क्या, या TV का जो पर इसके लिए तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आपको इस जो नई वाली पार्लियामेंट है, इसका जो इनॉग्रल सेशन था उसमें आपको रमेश बिधूड़ी का भाषण सुनना चाहिए, फिर आपको लगेगा कि स्तर बहुत अच्छा था। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का।
हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।